नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का आपका एक चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बायोलॉजी का आपका ये चैप्टर है। तो देखिए, वंशागति आपकी क्या होती है, साइंस की किस ब्रांच के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं, किस चीज़ के बारे में इसे पढ़ा जाता है, तो इसका सारा इंट्रोडक्शन हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, आपके इस चैप्टर में ये कुछ आपकी टेबल है, पॉइंट्स है जो कि हमको कवर करते हुए चलने हैं। मेंडल की वंशागति के नियम, फिर अपन पढ़ेंगे एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुजीवी प्रभाविता, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, मानव में यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद उत्परिवर्तन और आनुवंशिक विकार। इन सब के बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता। होती क्या है, दिमाग में थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो देखिए, आपकी जो आपने कभी सोचा है कि आप हर एक दूसरे इंसान से अलग कैसे दिखते हैं, आप सारे लोग एक जैसे क्यों नहीं दिखते? या फिर आपने कभी सोचा है कि एक जो बिल्ली का बच्चा है, एक बिल्ली के बच्चे को ही जन्म क्यों देता है, उससे कुत्ते का बच्चा क्यों नहीं होता? या फिर आपने सोचा है कि एक हाथी का बच्चा हमेशा एक हाथी ही पैदा क्यों करता है, कोई दूसरा जो जीव है वो क्यों नहीं पैदा करता? क्या आपके दिमाग में ये आता है कि आपने सुना होगा कहते हुए कि आप जो है आपके मम्मी के जैसे दिखते हैं, आपके बालों का कलर आपके पापा के जैसा है, आपके आँखों का कलर आपके मम्मी के जैसा है, ऐसा कहते सुना है आपने? तो देखिए, आप जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से प्राप्त कर रहे हैं, जो भी लक्षण आपके माता पिता से आपने आ रहे हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो भी आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस को अपन कहते हैं हेरेडिटी। क्या कहा जाता है? हेरेडिटी यानी कि आनुवांशिकता कहा जाता है। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना आनुवांशिकता कहलाता है, हेरेडिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे कुछ मम्मी के कैरेक्टर आप में आ गए, कुछ पापा के कैरेक्टर आपके अंदर आ गए, और जो है आप उनके जैसे दिख पा रहे हो, कुछ लक्षण आपको उनके जैसे नजर आ रहे हैं खुद में, तो इसको अपन कहते हैं आनुवांशिकता यानी कि हेरेडिटी। साइंस की जिस ब्रांच के अंदर इसकी स्टडी की जाती है उसे अपन कहते हैं आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या है? आपकी साइंस की विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं जेनेटिक्स। और ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये किसके बारे में है? इसी जेनेटिक्स के बारे में है। ठीक है, अब देखिए, एक बिल्ली से एक बिल्ली का बच्चा ही आ रहा है, एक हाथी से एक हाथी का बच्चा ही आ रहा है, एक ह्यूमन बीइंग से एक जो है ह्यूमन बीइंग ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और कैरेक्टर्स आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, इस चीज का पता लगाने के लिए आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था उनका? नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने क्या किया, इसी चीज का पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया, एक मटर का पौधा लिया। कौन सा? उद्यान मटर जिसे अपन कहते हैं। तो मटर का पौधा लिया जिसका अपना वैज्ञानिक नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। अब देखिए आप लोग, इस पाइसम सेटाइवम के नीचे मैंने जो है अंडरलाइन की है। ऐसा क्यों? तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का जब अपन साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। पढ़ा है 11th में। तो आपके किसी भी चीज का जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो आप इटैलिक यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके पहला जो नाम है वो किसका होता है? वंश का। तो वंश, और दूसरा जो नाम होता है वो किसका है? वो है आपके जाति का।
तो ये जो है अपन क्या करते हैं, वंश और जाति के नाम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये क्या हुई अपनी द्विनाम पद्धति के हिसाब से इस उद्यान मटर का नाम क्या हो गया, पाइसम सेटा इवम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर यानी कि द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द होता है वो अपने वंश का होता है, दूसरा जो शब्द होता है वो होता है जाति का यानी कि स्पीशी का। तो अब मेंडल साहब ने क्या किया, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उन्होंने इस उद्यान मटर पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया कि उद्यान मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। उन्होंने क्या किया, उद्यान मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। अब आप कहेंगे कि विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है मैम? तो देखो, विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर्स। जैसे कि एक लंबे आदमी का अपोजिट क्या होगा, एक बौना आदमी होगा। एक मोटे आदमी का अपोजिट क्या होगा, एक पतला आदमी होगा। होगा नहीं होगा? इस तरीके से इनको अपन ने क्या कह दिया, विपर्यासी लक्षण कह दिया। तो इन्होंने क्या किया, 7 जोड़ी। अब आपको देखो यहाँ पर क्या याद रखना है कि उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। 7 विपर्यासी लक्षण नहीं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। यानी कि मान लीजिए पौधे की लंबाई, लंबा पौधा, बौना पौधा, बीज का कलर हरा कलर, पीला कलर। इस तरीके से उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और उनका जो है स्टडी किया, उनके बीच में क्रॉस करवाया और स्टडी की कि भाई किस जनरेशन में कौन सा जो लक्षण है वो उभर के दिखता है, कौन सा नहीं दिखता, या फिर जो प्रोजेनी आती है, नई जो जनरेशन आती है, उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है। तो इन्होंने इस तरीके से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और इसके ऊपर स्टडी की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनता होगा कि मैम ये जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए किसके लिए, उद्यान मटर के पौधे के लिए, तो इन्होंने केवल मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कोई और पौधा क्यों नहीं लिया? दिमाग में आती है वाली चीज। तो इन्होंने कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया, केवल जो है मटर का पौधा ही क्यों लिया? तो देखो, आपका ये जो मटर का पौधा होता है ये 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 साल में ही आपके इसकी नई जनरेशन को प्राप्त किया जा सकता है। 1 वर्षीय पौधा है, इसीलिए इस मटर के पौधे को चुना। दूसरी चीज क्या कि इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वयं परागण पाया जाता है, इसी वजह से इसको चुना। साथ के साथ ये जो आपका मटर का पौधा है वो छोटा पौधा है, उन्होंने क्या किया, एक गार्डन बनाया अपने घर के अंदर और वहीं पे उगा लिया। तो जगह की रिक्वायरमेंट में क्या हुई, कम हुई। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इस उद्यान मटर के पौधे को चुना। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उद्यान मटर को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब है। ठीक है, अब देखिए कि आपके इन्होंने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, इन्होंने इस उद्यान के मटर के 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण लिए, इसकी 7 जनरेशन तक स्टडी की, यानी कि 7 सालों तक, 7 जनरेशन तक, क्योंकि 1 साल में एक जनरेशन आ जा रही है, तो इसकी 7 पीढ़ियों तक, 7 जनरेशन तक इसकी स्टडी की कि कौन से कैरेक्टर जो है इसमें आते हैं और कौन से कैरेक्टर नहीं आते। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, जो ये विपर्यासी लक्षण लिए, जोड़ियों में लिए, पेयर्स में लिए, तो उनमें से आपका जो एक होता है वो क्या है, प्रभावी विशेषक यानी कि डोमिनेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका अप्रभावी विशेषक यानी कि रेसेसिव। प्रभावी को क्या कहते हैं अपन, डोमिनेंट कहते हैं, और अप्रभावी को क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पौधे की लंबाई, ये क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर है यानी कि लक्षण है। मैंने पहला लक्षण लिया पौधे की लंबाई, मैंने नहीं लिया भाई साहब, मेंडल साहब ने लिया। ये तो मेरे पे केस लग जाएगा कि आपने लिया। तो आपके मेंडल साहब ने क्या किया, पहला जो है कैरेक्टर लिया पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई में उन्होंने प्रभावी जो जीन था वो क्या था आपका, कि लंबा पादप, और अप्रभावी क्या हो गया, बौना पादप हो गया।
ठीक है। इस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, जिसमें एक जो है प्रभावी और जो विपर्यासी लक्षण है दूसरा वो क्या हो गया, अप्रभावी। अब ये प्रभावी और अप्रभावी से मतलब क्या है, देखो जो अपन प्रभावी कैरेक्टर है यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको हमेशा इस तरीके से कैपिटल में लिखते हैं। प्रभावी जीन को हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल में। लंबे का मतलब क्या होता है, टॉल, होता ही नहीं होता है टॉल, तो इसीलिए अपन ने इसको क्या लिख दिया, कैपिटल टी लिख दिया। अब बौने का मतलब आपको पता है होता है, इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं ड्वार्फ। क्या कहा जाता है, ड्वार्फ कहा जाता है। तो आप कहोगे कि मैम लिख दो इसको डीडी, नहीं, देखो इस तरीके से अगर लिखा जाएगा तो बड़ी दिक्कत आएगी पढ़ने में भी, सारे एक्सपेरिमेंट करने में भी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो आपका अप्रभावी है ना जीन, उसको स्मॉल लेटर में लिखा। इस प्रभावी जीन के ही स्मॉल लेटर में अप्रभावी जीन को लिख दिया, यानी कि स्मॉल टी लिख दिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया इसमें बीज का रंग, क्या ले लिया, बीज का रंग। अब मान लीजिए कि जो प्रभावी कैरेक्टर है, जो बीज का कलर है वो प्रभावी कैरेक्टर है येलो, यानी कि आपका वाई, और जो अप्रभावी कैरेक्टर है वो हो गया स्मॉल वाई, यानी कि ये तो क्या है आपका पीला और ये जो अप्रभावी है वो है हरा। तो अब हरे के लिए आप जी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, हरे के लिए अपन लिखेंगे स्मॉल वाई। तो हमेशा जो आपका अप्रभावी कैरेक्टर है उसको अपन स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे, प्रभावी जीन को जिससे लिखा है उसी के स्मॉल लेटर से अपन अप्रभावी जीन को लिख देंगे। इस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, विपर्यासी 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया और अपने कुछ नियम जो है वो प्रतिपादित किए। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब आप कहेंगे कि मैम जीन क्या होता है, तो देखो ये आ गई अपनी जीन की डेफिनेशन। तो जीन क्या होता है, आपके जो आनुवांशिकता की इकाई है ना बच्चे, आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। क्या, आनुवांशिकता की इकाई आपकी जीन कहलाती है, यानी कि जो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और किसी कैरेक्टर को माता पिता से बच्चों में दे रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन जो है वो उत्तरदायी होता है। जैसे आपकी नोज की शेप के लिए एक पर्टिकुलर एक जीन होगा, आंखों के कलर के लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा, ठीक है। अब आपके ये जो जीन है इसके ट्रेट्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अलील। क्या, अलील्स कहते हैं इन्हें अपन। अलील्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने लंबाई के लिए जीन लिख दिया कैपिटल टी, ये क्या है, एक जीन है लंबाई के लिए। अब इसके अलील्स क्या बन सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको आप अभी समझ जाओगे जब मैं आपको नियम बताऊंगी। इसको इस तरीके से समझो, नोज की शेप के लिए या फिर आंखों के कलर के लिए, बालों के कलर के लिए एक जीन उत्तरदायी है पर्टिकुलर। अब आपके क्या सबकी नाक एक जैसी होती है, क्या सबके आंखों के कलर एक जैसे होते हैं, नहीं ना। किसी की ब्लंट एंडेड होती है, किसी की शार्प नोज होती है नहीं होती। तो आपके ये जो है अलग अलग शेप जो आ रही है नोज की वो क्या हो गया, एलील्स हो गया। लेकिन इन सब के लिए उत्तरदायी एक जीन जो कि आपके नोज के लिए जीन, ये मान लो, ठीक है। तो ये फर्क है किसमें, आपके जीन में और एलील में। आई के नहीं आई बात समझ में। अब देखो इस जीन के ये एलील्स बन गए, अब ये कैसे बने, तो देखो आपके जैसे मान लीजिए कि मेंडल साहब ने क्या किया कि लंबे पादप लिए, मेंडल साहब ने क्या किया, लंबे पादप लिए। जैसे लंबे पादप के लिए मैंने क्या लिख दिया, लंबे पादप के लिए लिख दिया कैपिटल टी, ये क्या है आपके लंबे पादप। तो अब मुझे बताओ बौने पादप के अंदर क्या अपन डी और डी लिखेंगे क्या, अरे नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि बौने पादप के लिए अपन लिखेंगे स्मॉल
स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, जिसे अपन कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, यानी कि क्रॉस कहते हैं। तो जब इनों के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया तो आपके क्या आया, F1 जनरेशन। ये जो पीढ़ी अपन को मिली है वो से अपन कहते हैं F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी। आपके F1 पीढ़ी के अंदर सारे पौधे जो है इस तरीके के प्राप्त हुए। तो अब ये जो आपका है प्रभावी विशेषक, यानी कि कैपिटल टी वाला क्या है, डोमिनेंट है। आपने देखा होगा घर में बड़े भाई बहन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, वो बेचारे छोटे भाई बहन को ज्यादा ऊपर आने ही नहीं देते, खुद जो है अपनी धाक जमाई रखते हैं, ऐसा होता है। तो यानी कि इसके अंदर भी क्या हुआ, ये आपका प्रभावी विशेषक है, डोमिनेंट विशेषक है। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है, और वो जो है बेचारा वो क्या है, आपका अप्रभावी है। तो F1 जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि इस प्रभावी वाले ने इस अप्रभावी को आने ही नहीं दिया, केवल खुद ही की ही अभिव्यक्ति की, जिसे अपन ने क्या कह दिया, इसे अपन ने कह दिया लंबे पादप। तो F1 जनरेशन के अंदर जो भी पादप प्राप्त हुए उनको वो कौन से हुए, F1 जनरेशन के अंदर सारे ही पादप लंबे प्राप्त हुए। आई के नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब चलिए एक बार अपन स्लाइड पे देख लेते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। देखो इधर पहली स्लाइड आती है अपनी कि ज्यादातर जीवों का जीवन युग्मनज से शुरू होता है। युग्मनज आपका क्या होता है कि जब आपका नर युग्मक, क्या नर युग्मक जब एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ यानी कि मादा युग्मक के साथ मिलता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन कंप्लीट होता है, तो अपने क्या बनता है, ये बनता है एक युग्मनज जिसे अपन कहते हैं जायगोट। अब यहां से डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा और एक नया बच्चा जो है वो बनेगा नहीं बनेगा। तो ज्यादातर जीवों का जीवन युग्मनज से शुरू होता है। युग्मनज का निर्माण नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से होता है और इनके संलयन की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। युग्मनज अनेक विभाजनों के बाद विशिष्ट जीवधारी का रूप लेता है, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होगा और ये जो है एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा। आम से निर्मित युग्मकों से बना युग्मनज आम के पौधे का ही निर्माण कर सकता है। वही बात है कि एक बिल्ली का बच्चा एक बिल्ली को एक बच्चे को ही जन्म देगा, एक हाथी का बच्चा एक हाथी के बच्चे को ही जन्म देगा, ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखिए। इस प्रकार से प्रत्येक युग्मक में कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जिनके फलस्वरूप युग्मनज एक विशिष्ट रूप के जीव का ही निर्माण करता है। अब ये किस वजह से होता है कि एक बिल्ली का बच्चा एक बिल्ली के बच्चे को ही बना रहा है। तो युग्मनज में ये सूचनाएं पिछली पीढ़ी के युग्मकों से ही आना संभव है। जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारे अंदर वो किससे आ रहे हैं, हमारे मम्मी और पापा से ही आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, मम्मी और पापा में किससे आ रहे हैं, उनके मम्मी पापा से आ रहे हैं, यानी कि दादा दादी से आ रहे हैं, नाना नानी से आ रहे हैं। तो युग्मनज में ये सूचनाएं पिछली पीढ़ी से ही आती हैं अपनी। ये आनुवांशिक लक्षण जीन के रूप में गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और संतति में दोनों जनकों की जीन होती है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी आनुवांशिकता की इकाई क्या है, ये जीन है। क्या है, जीन है, जो कि आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में। पर उसके बाद भी संतति और जनकों में विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये विभिन्नताएं नहीं हो, वेरिएशंस नहीं हो, तो क्या हम सब एक जैसे दिखेंगे? अरे बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। अगर हम सब में वेरिएशंस नहीं होंगी तो कोई किसी को पहचान ही नहीं पाएगा, सबकी शक्लें ही एक जैसी हो जाएंगी। तो वेरिएशंस होना भी जरूरी है, विभिन्नताएं होना भी जरूरी है। ऐसा अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के वितरण तथा विनिमय के कारण होता है। आपको पता है कि हमारे अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र।
जिसमें आपके जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम यानी कि एल लिंक गुणसूत्र, और आपके XX होता है एक मादा के अंदर और 44 प्लस XY होता है एक नर के अंदर। ठीक है, जब आपके एक नया बच्चा बनता है तो आधे जीन तो किससे आते हैं, मम्मी से, और आधे जीन आते हैं पापा से, तभी तो जाके जो है अपना एक नए जायगोट का एक युग्मनज का निर्माण होता है इन आधे आधे जीनों से। यानी कि 22 प्लस X ये देंगे मम्मी और 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y जो है कौन देंगे, फादर देंगे। ये सेक्स डिटर्मिनेशन अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, बिल्कुल जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके ये क्या होता है कि गुणसूत्रों के वितरण तथा विनिमय के कारण ही ये वेरिएशंस आती हैं। जातियों में विभिन्नता लैंगिक प्रजनन के समय पुनर्योजन द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की विभिन्नताओं को आनुवांशिक विभिन्नता यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, वंशानुगत होती है, यानी कि जो कैरेक्टर्स है वो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। विभिन्नताएं वातावरणीय, अब देखो ये जो आपकी वेरिएशंस आ रही है, विभिन्नताएं आ रही हैं, ये किसकी वजह से आ रही हैं, आपके जब गुणसूत्रीय एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है, तो उस टाइम पे आपके वेरिएशंस आ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वातावरण की वजह से भी कुछ वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं, एनवायरमेंट की वजह से भी कुछ वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन ये आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती। तो वातावरणीय दशाओं के प्रभाव से भी होती है, लेकिन ये आपकी वंशानुगत नहीं होती। वंशानुगत का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका गमन। ठीक है, तो आपकी वातावरणीय, जैसे मान लो कि कोई भी पैंडेमिक हो गया या फिर एक प्रकृति के अंदर कोई चेंज आ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर जो है आपका चेंज हो गया, उसकी वजह से अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो वो आपके दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, इस प्रकार पीढ़ियों में समानताओं और असमानताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है, यानी कि आपका हेरिडिटी। ठीक है, चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। तो आपके आनुवांशिकी का पिता जो है वो कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल साहब को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है क्या, आनुवांशिकी का पिता, क्योंकि इन्होंने ही सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, देखिए, एक पीढ़ी से नई पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, यानी कि मम्मी पापा से बच्चों में जो कैरेक्टर आ रहे हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। अतः जनकों से संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहा जाता है। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी कहलाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में, चले आगे, समझ में आ गया जेनेटिक्स कैसे कहते हैं, हेरिडिटी कैसे कहते हैं। चलिए देखिए, मेंडल की वंशागति के नियम। अब मेंडल साहब ने इस चीज को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, उद्यान मटर यानी कि मटर का पौधा लिया और उसके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर उनके बीच में क्रॉस करवाया। नई जनरेशन जो प्राप्त हुई उनको कंपेयर किया उनके माता पिता से। तो देखिए, ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। तो यानी कि 7 पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी तक, क्योंकि आपका जो मटर का पौधा है वो कैसा है, 1 वर्षीय। संकरण के प्रयोग किए तथा उसके आधार पर जीनों की वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। तो ये मैं आपको बता चुकी हूं। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो कि सर्वथा विपरीतार्थ थे, यानी कि विपर्यासी थे। क्या थे, विपर्यासी, जैसे लंबा पादप, बौना पादप, आपके गोल बीज, झुर्रीदार बीज,
इस तरीके से 7 जोड़ी क्या लिए इन्होंने विपर्यासी लक्षण लिए, लंबे पादप, बौने पादप, पीले और हरे बीज, या फिर आपके क्या है गोल बीज और झुर्रीदार बीज। अब गोल बीजों को उन्होंने लिखा कैपिटल आर से और झुर्रीदार बीजों को लिखा स्मॉल आर से। ये क्या हो गया आपका प्रभावी विशेषक हो गया, और स्मॉल आर क्या हो गया आपका अप्रभावी विशेषक यानी कि रेसेसिव हो गया। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण पर परागण के प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया, देखो कृत्रिम परागण क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर आपके पर परागण किसे कहते हैं। कृत्रिम परागण होता है, कृत्रिम क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से किया हुआ, जैसे मैं चाहूं मेरे तरीके से कर सकती हूं, यानी कि मैन मेड। मैंने लंबा पादप लिया और बौना पादप लिया, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। अब मेरा मन पड़ रहा है कि मैं तो लंबे पादप का लंबे पादप के साथ ही क्रॉस कराऊं, मेरा मन पड़ रहा है कि मैं तो बौने पादप का बौने पादप के साथ क्रॉस कराऊं। तो ये क्या हो गया कि कृत्रिम परागण, जिस कैरेक्टर को हम चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में लाना, उनके लिए क्रॉस करवाना, तो उसको अपन कहते हैं कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, तद्रुप प्रजनन सम यानी कि ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है, ये जो आपका मटर का पौधा है इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि मान लो कि ये आपकी क्या है पेरेंट्स है, ये क्या है पेरेंट्स है, माता पिता हैं, इनके बीच में क्रॉस कराया तो ये आपका क्या आ गई F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी आ गई। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इनका इन्हीं के साथ क्रॉस करा दिया, ये जो पादप आए इनका इन्हीं के साथ क्रॉस करा दिया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण करा दिया। तो इसी को अपन ने क्या कह दिया, इसी यानी कि जो आपकी जनरेशन आई उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, स्वपरागण हो सके, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा। अब देखो यहां लिखा हुआ है 14, तो यानी कि कितने जोड़ी हो गए, 7 जोड़ी। कितने हो गए, 7 जोड़ी। कितने हुए आपके, 7 जोड़ी हो गए, यानी कि 7 जोड़ी का मतलब है 14 कैरेक्टर जो है इन्होंने लिए। 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया, इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण हैं, चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकड़ी हुई फलियां और हरी या पीली फलियां और लंबे और बौने पादप। इस तरीके से इन्होंने क्या है 7 कैरेक्टर्स लिए। ये क्या है आपके 7 कैरेक्टर जो कि मेंडल साहब ने लिए। ये है आपके प्रभावी यानी कि जो कि अपने आप को व्यक्त करेंगे, डोमिनेंट, और वो क्या है आपके रेसेसिव जो कि अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं F1 जनरेशन के अंदर। तो बीज का आकार ये आपका गोल और वो झुर्रीदार, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर और इसको लिखेंगे स्मॉल आर। रिंकल को अब W से नहीं लिखेंगे, स्मॉल आर से लिखेंगे। इसके बाद बीज का रंग येलो और ग्रीन, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे। फूल का रंग आपका बैंगनी और सफेद, तो वॉयलेट के लिए वी लिखेंगे और सफेद के लिए W नहीं लिखेंगे, स्मॉल वी लिखेंगे। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट कैरेक्टर थे वो थे फली का आकार, फूली हुई और सिकड़ी हुई फली। फिर आपके फली का रंग हरा और पीला, और जो लास्ट कैरेक्टर है वो आपका है कि पुष्प की स्थिति यह है अक्षीय और अंत्य, और आपके तने की ऊंचाई लंबा और बौना पादप। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर लिए और ये टेबल के अंदर आपके 7 कैरेक्टर्स को लिखा हुआ है।
देखिए इस टेबल में, तने की ऊंचाई, लंबा और बौना पादप, फूल का रंग बैंगनी और सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय और अंत्य, फली का आकार फूला हुआ और सिकुड़ी हुई फली, फली का रंग हरा और पीला। जो यहाँ लिखे हुए हैं वो आपके प्रभावी हैं और स्लैश के उस साइड वो आपके अप्रभावी हैं। बीज का आकार गोल और झुर्रीदार और बीज का रंग आपके पीला और हरा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और उनके ऊपर स्टडी की। तो ये हुआ जनरल सा इंट्रोडक्शन जो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या समझा आपने इससे? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर आनुवांशिकता कहलाता है। विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं उसे अपन कहते हैं आनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। आपके आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन, जो कि आपके गुणसूत्र पर लगे होते हैं। वेरिएशंस किसकी वजह से आती है? तो जब आपके गुणसूत्र का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, जो कि आपके क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। इसी की वजह से हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इसकी स्टडी के लिए आपके किसने जो है प्रयोग किए? मेंडल साहब ने। किसके ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर। मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। पहला नाम इसका क्या है? वंश का है, दूसरा है जाति का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। मटर का पौधा ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें स्वयं परागण होता है, 1 वर्षीय पौधा है, जगह भी कम लेता है, इसीलिए आपका मटर के पौधे को चुना। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण इसमें लिए उन्होंने, जिसमें आपके तने की लंबाई यानी कि पादप की लंबाई, पुष्प का कलर, फली का कलर, फली की आकार जो है, पुष्प की स्थिति, ये कैरेक्टर्स लिए इन्होंने और 7 जोड़ी विपर्यासी कैरेक्टर्स के बीच इन्होंने क्रॉस करवाया और नई जो जनरेशन प्राप्त हुई उसे नाम दिया F1 पीढ़ी। और इस F1 पीढ़ी का इन्होंने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जो आपका खुद को व्यक्त कर सके जो कैरेक्टर, उसे अपन ने कहा प्रभावी विशेषक, और जो खुद को व्यक्त नहीं कर पाते F1 जनरेशन में उन्हें अपन ने कह दिया रेसेसिव यानी कि अप्रभावी विशेषक। तो इस तरीके से ये हुआ थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन। अगली क्लास के अंदर हम जो है इनका नियम पढ़ेंगे, एक जीन की वंशागति। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। धन्यवाद।